नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर के समय समय पर मीटिंग कर रही है। और आज मैं आपको बता दूं कि 11 और 12 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है बीजेपी, और यहाँ पर मिशन 2019 को लेकर के चर्चाएँ हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सपा के जो अखिलेश यादव हैं और बसपा के जो मायावती हैं, और यह जुगलबंदी हुई है वहाँ पर कि आगामी लोकसभा चुनाव पर कितने कितने सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में ये जो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है मायावती और अखिलेश में, क्या कुछ अंतर दिखेगा पिछले चुनाव से? देखिए, गठबंधन क्या अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में और 2017 में भी दोनों पार्टियों ने देखा कि भी हमारा अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, तो इसको बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें भी गठबंधन में जाना पड़ेगा। और फिर उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए, चाहे वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, तो वो प्रयोग सफल भी रहा। और जहाँ तक मायावती जी का प्रश्न है, उन्होंने पहले इसको भी टेस्ट करके देखा कि भाई ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। जब सक्सेस रहा, कैंडिडेट जीते, तो उस पर आगे बातचीत हुई। और अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा जिसकी संभावना ज़्यादा है। देखिए, राजनीति में फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, एक उम्मीद की जाती है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ भी ये नहीं कह सकते कि भी उसका अपना जिस तरह से शिवपाल यादव का अलग हो जाना कहीं ना कहीं कितना डेंट करेगा ये समय बताएगा। अगला सवाल प्रबंध संपादक देवनाथ जी से मैं करना चाहूँगा। क्या लगता है कि तमाम सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं चुनाव के समय में गठबंधन कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो सत्ता जो है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है? क्या कुछ कहेंगे? जो अखिलेश और मायावती का गठबंधन है, ये कोई स्थायी गठबंधन है। इसको तो राजनीति का जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो भी नहीं कह पाएगा। और ये अवसरवाद का गठबंधन होता ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। दोनों का आपसी बैर इतना ज़्यादा रहा है कि वो बेमनस से साफ साफ दिखाई देता रहा है। और मुलायम सिंह के कार्यकाल में तो मतलब अजीब सी स्थिति थी। एक कार्यक्रम भी किया है, गेस्ट हाउस का जो कार्य हुआ था। हाँ, लेकिन ये पहली बार नहीं। 1992 में जब राम मंदिर के बाद जो है काशी राम और इनके बीच जो गठबंधन हुआ था, उसके बाद कही जा रही थी बात की, हाँ, कि एक, लेकिन वो अस्थायी नहीं रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इस कदर है कि मायावती का अपना वोट बैंक है, अखिलेश यादव का अपना वोट बैंक है, और दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। तो ये जो रोकने के लिए गठबंधन हुआ है, स्वाभाविक गठबंधन, मैं उसको नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी आसानी से इस बात को पचा पाएंगे, मुझे लगता नहीं। क्योंकि एक सीट पर जो फूलपुर की बात हो रही थी या गोरखपुर की बात हो रही थी, एक छोटा क्षेत्र था, परिक्षेत्र था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इस चुनावी गठबंधन को सही रूप में आंकें तो बेमेल गठबंधन है। और मुझे लगता है कि दोनों के हित सामने आने जैसे शुरू होंगे तो दोनों के बीच कड़वाहट भी पैदा होगी, और इसका कोई बड़ा फर्क, हाँ, मुझे लगता नहीं है। तो देवनाथ जी का कहना है कि यह गठबंधन जो है बेमेल गठबंधन है। अगला सवाल मेरा धर्मेंद्र पांडे जी से होगा, ये वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आप एक जर्नलिस्टिक अप्रोच से क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव, क्यों ये सब बदलाव क्यों हो रहा है, क्यों गठबंधन हो रहा है? सर, देखिए, अगर आप जो है जाएंगे लगभग 2 दशक पीछे की राजनीति में जाएं, तो जो एक युग शुरू हुआ जब बीपी सिंह के नेतृत्व में चला, और वो युग शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का। राजीव गांधी के बाद जो है 2 दशक तक जो है इस देश में जो है पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं मिली। ये देश का दुर्भाग्य भी रहा। लेकिन वो जब हुआ, जब काशीराम और मुलायम सिंह मिल करके हुए, तो उस टाइम पे एक नारा आया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस तरीके का नारा आया था। लेकिन उसके बाद भी जो है भाजपा की सरकार वहाँ बनी और भाजपा वहाँ बहुमत की सरकार चलाई, गठबंधन की सरकार चलाई। अब इस एक चीज़ बड़ी बात आती है, 2014 का जब चुनाव हुआ तो जिस तरीके से मायावती और अखिलेश की जो है, मुलायम सिंह यादव की सपा पार्टी जो अखिलेश दिख रहे हैं, वो एक ऐसी स्थिति पड़ी कि मायावती जो यूपी की बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी बीएसपी, उसको एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। उसके साथ ही मुलायम सिंह परिवार को सिर्फ परिवार तक ही सीमित रह गए, उसके अलावा उनको 4, 5, 6 सीटें जो वही थी उनके परिवार की वही रह गई। अब एक तरफ तो बसपा अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो है राज्य चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश का जो है विकास का नहीं चला, और 2 लड़के मिले, 2 लड़के, ये था कि यूपी के 2 लड़के
दो लड़कों का गठबंधन फेल हुआ, उसके बाद अखिलेश भी अपने लिए, अब क्योंकि कुनबे का फूट और वो मायावती को लेकर के जो है अपने जमीन तलाश रहे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ आती है, आज यहाँ देखने वाली बात है कि राजनीति में ना तो दोस्ती अस्थायी है ना दुश्मनी अस्थायी है। उसका अगर सबसे बड़ा कोई स्वार्थ का जो है देखने को मिले और राजनीति में देखें तो मायावती और जो अखिलेश का गठबंधन, सपा बसपा गठबंधन जो है, ये अपने आप को ये प्रमाणित करता है कि भारतीय राजनीति में स्वार्थ सबसे ऊपर है। अपनी विचारधारा, अपनी जो है किसी भी तरीके की बात जो है पार्टियों की बाद में हो जाती है। अगला सवाल मेरा आपसे है देवनाथ जी, आप ये बताइए कि जो दो लड़कों की वहां पर कहीं ना कहीं जुगलबंदी हुई थी पिछले चुनाव में, इस बार क्यों ये विफल हो गई, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं था और इस बार तो कांग्रेस को दूर करके, जैसे मायावती को आप आज की बात सुने तो मायावती ने दोनों पर जम के प्रहार किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक तरीके की पार्टी करार दिया और ये भी कहा कि जो है इन दोनों से दूर रहने की जरूरत है और सपा और बसपा जो है मिलकर के यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और जरूर कहूंगा कि जब अखिलेश यादव बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, एक संबोधित करते हुए एक तरीके से कहा कि हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता, समझ लें कि मायावती का अपमान न हो, ये मायावती का अपमान मेरा अपमान है, ये कहना इस बात को दर्शाता है कि ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। और दूसरी, इन दोनों के बीच जो गतिरोध है उसके बरकरार रहने की संभावना, और यही वजह है कि अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस में जहां पर मायावती खुद बैठी थी, वो भी बैठे थे लखनऊ में, पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था हॉल, उसमें कहना पड़ा उनको कि मायावती का अपमान मेरा अपमान है। ये कहना, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है। मैं उपाध्याय जी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि जब अखिलेश यादव इस तरीके के बयान देते हैं तो इसके क्या मतलब आप निकालते हैं? देखिए, मैं सर इसमें एक और सवाल मैं खुद जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने कहा, जिन बातों को आपने दर्शाया है, बताया है, लेकिन सवाल सर यह लाजमी है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन बड़ी पार्टी के साथ जब वहाँ पे एक क्षेत्रीय बड़ी पार्टी गठबंधन कर लेती है, आगामी लोकसभा चुनाव में जहाँ तक मैं देखता हूँ पूरे देश में एक अलग सा स्थान रहेगा कांग्रेस का, क्यों इसके साथ गठबंधन नहीं हुआ सर? क्या अप्रोच आपका कहता है? देखिए, अभी तक मेरे ख्याल मायावती का भाषण आपने सुना हो तो बड़ा क्लियर उन्होंने ये उस मीटिंग में ये आया भी कि भी जब एक्चुअल में हम कांग्रेस साथ गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस का जो वोट है वो हमें नहीं मिल पाता, वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो अगर इसको अलग रखा, एक स्ट्रेटेजी के तहत ही मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं अलग रखने की कोशिश की गई है। उनका आकलन है कि कांग्रेस अलग से लड़ेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान करेगी, गठबंधन का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और देखिए, सबसे जो मेन मुद्दा है, आप देखेंगे चाहे वो बीएसपी है चाहे वो एसपी है, भी वहाँ दलित और मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में मायावती जी रही हैं और उसके दम पर ही वो राजनीति भी करती रही हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं वहाँ भी जो मुस्लिम है, जो एक समुदाय एम समुदाय है, वो वहाँ बिल्कुल कॉमन है दोनों में। तीसरा, अगर मान लीजिए कांग्रेस को भी उसमें ले लेते हैं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दाव वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही खेलती है। तो जो मुस्लिम समुदाय है वो कॉमन हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक दूसरी पिक्चर भी जनरेट कर सकता है। और जो अपर कास्ट जो वोट सोचा जाता है कि भाई कई बार कांग्रेस को मिलता है, वो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा बीजेपी में न चला जाए, इसलिए स्ट्रेटेजी के तहत ही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कांग्रेस को अलग रखा। तमाम सारी स्ट्रेटेजियां बनाई जा रही हैं। अगला सवाल मैं देवनाथ जी, मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास की बात करो तो 1993 में उत्तर प्रदेश की 422 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें बसपा और सपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। बसपा ने 164 प्रत्याशी उतारे थे और उसमें से 67 प्रत्याशी जीते भी थे। सपा ने इन चुनाव में अपने 256 प्रत्याशी उतारे थे, इनमें से 109 जीते थे। बीजेपी को 1991 में 222 सीटें जीती थी, 221 सीटें जीती थी, वह 177 सीटों तक ही सिमट गई थी। जब मामला विधानसभा में संख्या बल की कुश्ती को लेकर के चला तो इन दोनों के बीच तलवारें खिंच गई और बसपा ने बीजेपी को एक तरह से मात देते हुए जोड़ तोड़कर सरकार बना ली थी। मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। सपा गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की बागडोर संभाल ली थी। बसपा इससे पहले यूपी में 8 से 10 सीटें जीती थी। 1993 में सपा के साथ गठबंधन करने से बसपा ने 67 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। काशीराम ने पार्टी उपाध्यक्ष मायावती को उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्या बनाया, वे पूरा शासन ही परोक्ष रूप से चलाने लगी थी। ये इतिहास की बात बता रहा हूं मैं। मुलायम पर हुक्म चलाती थी, मुलायम को यह स्वीकार नहीं था और यही वजह था कि दोनों के बीच जो है गठबंधन टूटा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से फिर से हुआ। तो ये जो इतिहास है, ये जो मायावती का जो टेरर रहता है, मायावती के जो एक निरंकुश कार्यप्रणाली रहती है, उसमें उनकी कार्यशैली, खासकर आप देखें कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार देना, अपने नेताओं को जमीन अपनी कुर्सी के नीचे बिठा देना, ये उनकी जो तानाशाही है वो अखिलेश मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर तक झेल पाएंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बेमेल गठबंधन। आप कुछ कह रहे हैं? पांडे जी देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि जितना कॉन्फिडेंस मायावती जी को था उतना अखिलेश को नहीं था। अखिलेश हाथ मल रहे थे और कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी बता रही थी, बड़ी असमंजस की स्थिति है। जबकि इससे पहले जब भी मंच पे आते थे आपने देखा होगा एक अलग तरह का उनका एक कहीं कॉन्फिडेंस, हाँ एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस रहता था। और देखिए एक चीज़ और गौर करेंगे आप कि अखिलेश ने अपना जो भी संबोधन किया उसमें कई बार एक्चुअल में वही मायावती जी का आभार व्यक्त किया, लेकिन एक बात नोट करेंगे कि मायावती जी ने एक बार भी अखिलेश का नाम लेके आभार या कहीं उस तरह का कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया है। तो देखिए अभी से दिख रहा है कि वो गठबंधन, लेकिन यही बेमेल गठबंधन नहीं है। अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊं तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन भी, और अभी हम जब JNK की बात करें तो PDP और बीजेपी का गठबंधन या शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन। देखिए गठबंधन है क्या, गठबंधन एक ही फॉर्मूला है एक्चुअल में किसी भी तरीके से कि भी अपने आप को किस तरीके से अभी दूसरे को ठगा जाए, ये ठगबंधन कह सकते हैं हम इसको, अदरवाइज और इसके अलावा कुछ नहीं है ना उसमें। सवाल मेरा धर्मेंद्र पांडे जी से होगा। मैं और कहूँगा कि ठीक कहा इन्होंने कि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब आप PC कर रहे हो और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हो तो उसमें आपके एक एक शब्द, आपकी भाव भंगिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही वजह है कि अखिलेश को आप पिछले 10 कॉन्फ्रेंस में देख लें तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा उनके कंधे चढ़े हुए होते थे, लेकिन आज जब देखा गया तो मैंने खुद देखा उसमें कि अखिलेश जो है बार बार असहज महसूस कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है राजनीति के हिसाब से, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत हुई है और अभी आपने अभी दामन थामा है, दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं और असहजता आपके साथ ही आ गई है। मतलब पहली मीटिंग से ही असहजता आपके साथ इर्द गिर्द रह रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ठग बंधन, जो गठबंधन की बात और ठग बंधन उपाध्याय जी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं इससे सहमत हूं और ये बहुत ज्यादा दिनों तक चल पाएगा, इसमें मुझे लगता है। देवनाथ जी का कहना है कि यह एक ठगबंधन है और दोनों का बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग था। सर सवाल मेरा आपसे यह है धर्मेंद्र सर कि आप ये बताइए कि जब कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां, ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टी को देखें तो कोई ना कोई जाति को लेकर के राजनीति करती रही हैं, एक वोट बैंक रहा है उनका, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राजा भैया ने एक अलग पार्टी बना ली और जो संगठन में काम करते थे सपा के शिवपाल यादव, उन्होंने भी एक अपनी पार्टी अलग बना ली। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इन चुनावों में और ये पार्टियाँ अगर अपनी कैंडिडेट उतारेंगी तो क्या नुकसान होगा? अभी जो है कई सारी जो है पल पल स्थिति बदल रही है और आप जिस तरीके से देखिए आज जो जिस तरीके से ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी सीटों का तालमेल क्या है, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा, वो बंटवारा। उसके साथ एक दिलचस्प बात जो इसमें निकल के आई है सामने कि अमेठी और रायबरेली सपा और बसपा ने छोड़ दिया है। एक तरह से एहसान जिताया। एक तरह तो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस और भाजपा एक ही तरह की हैं और दोनों मौका परस्त हैं, दोनों पे आरोप बराबर लगाए हैं और कटाक्ष भी किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली 2 सीटें छोड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बसपा के समर्थन से जो है वो सरकार जो है कांग्रेस की चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैकडोर से कांग्रेस को दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं और इधर साथ भी। आज एक महत्वपूर्ण बात और है, जयंत चौधरी जो उसके RLD के जो है उपाध्यक्ष हैं वो लखनऊ में ही थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटक दल वो भी हैं। कहीं ना कहीं जो आरोप भाजपा पे लग रहा है कि वो अपने सहयोगियों को साथ रखने में नाम तो नहीं है, अन्य दल जो सीटों का बंटवारा हुआ है। सर मैं आपको बता दूं कि सीटों का बंटवारा में 2 अन्य दलों को दिया गया। अब अन्य दल कौन होगा उसमें RLD का वो मैं बता रहा हूँ। वही 2 अन्य दलों में तो एक तो प्रमुख रूप से पहले से ही है जो अजीत सिंह की पार्टी है और दूसरी जो है दूसरी तरफ कांग्रेस को लेके चल रहे थे। शिवपाल यादव से और अखिलेश का गठबंधन नहीं हो सकता, ये तय सी बात है। जैसे मुलायम यादव और जो है मायावती का गठबंधन नहीं हो सकता था, वैसे शिवपाल का और अखिलेश का इस टाइम पे गठबंधन नहीं हो सकता। उन्होंने ऑफर दिया था सर, शिवपाल ने ऑफर दिया था, मैंने उनका बाइट किया था। उन्होंने कहा था अगर वो मानते हैं तो हमारा एक उचित मांग रहेगा कितनी सीटों पर अगर आप हमको देते हैं चुनाव तो हम रहेंगे साथ में। देखिए ये है कि अखिलेश यादव और शिवपाल में ठीक अब बनने की कोई गुंजाइश नहीं है और मायावती ने इसका जिक्र भी कर दिया था अपने PC में कि शिवपाल जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और इस तरीके से वो। लेकिन एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, उनको निश्चित रूप से एक नुकसान की स्थिति पैदा हो गई थी शिवपाल यादव के जरिए, क्योंकि शिवपाल का संगठन पर एक पकड़ मानी जाती थी, उनकी मजबूत है और वो अखिलेश को लगता था कि चाचा कहीं खेल न बिगाड़ दें और हम कहीं के न रहें और ऐसा न हो कि कहीं चाचा हमारे बगल में एकदम खड़े मिलें। तो उन्होंने मायावती का दामन थाम लिया, हाथ थाम लिया। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात ये है कि इन दोनों के
प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीजिए, या फिर दोनों के इतिहास को लीजिए, या फिर आने वाले राजनीतिक भविष्य की बात करिए, तो ये बहुत दूर तक जाता हुआ दिखाई नहीं देता। और ये एक ऐसी स्थिति का निर्माण है जिसमें मुझे लगता है कि शिवपाल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये दोनों गठबंधन में आते हैं तो शिवपाल को नुकसान जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि आप क्या कहेंगे? नहीं, अगला सवाल मेरा, जहाँ तक रह गई बात शिवपाल की, शिवपाल के पास इस टाइम पे राजनीतिक रूप से कोई विशेष जमीन नहीं है, एक खोने के लिए कुछ भी नहीं। अभी नई नई उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, और यादव पट्टी में ये मानना चाहिए कि यादव पट्टी में शिवपाल की जो पकड़ है वो अखिलेश यादव की नहीं है। और उसके साथ साथ एक चीज़ आप यहाँ महत्वपूर्ण रखें, एक कांग्रेस पे आरोप लगा कि वो अपना वोट नहीं ट्रांसफ़र कराती है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बता रहा हूँ कि अगर सपा बसपा गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में भी, क्योंकि SC ST जो मायावती के मूल रूप से वोटर हैं वो काफ़ी जो है नॉर्मल रूप से चले जाते हैं मायावती की एक आवाज़ पे, लेकिन यादव और ये जो OBC का वोटर है, जो मुख्य रूप से यादव है, वो क्या सपा को छोड़ करके, सपा अगर जहाँ जिस सीट पे सपा नहीं होगी वो वहाँ हिंदू बन जाएंगे, वहाँ भाजपा ही बन जाएंगे, कांग्रेस बन जाएंगे। ये एक मुश्किल भी आएगी। और इसका राज्यसभा चुनाव में भी देखा कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को तो जिता लिए थे, लेकिन मायावती को एक झटका लग गया था। बहुत सारे सपा के समर्थित विधायकों ने वोट नहीं दिया था। अंतिम प्रश्न मेरा RB उपाध्याय जी से होगा कि सर आपको क्या लगता है कि जो ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है दिल्ली में, भाजपा ने बैठक बुलाया है और तमाम सारे राज्यों से लोग आए हैं, भाजपा के नेता भी आए हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या कुछ चुनौतियां जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगा और क्या कुछ यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है धरातल पर उतरेगी? उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है प्रदेश में भी सरकार है, क्या कुछ चुनौती मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि जहां अभी ये नहीं पता गठबंधन में कि कौन कहां से लड़ेगा, और उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो भी भावी कैंडिडेट होते हैं, चाहे BSP का या SP का है, वो अपना पैसा खर्च नहीं करता और न ज़्यादा प्रचार में जाता है, वो कुछ नहीं करता, उसे पता ही नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। वहीं BJP को बेनिफिट है कि वो आज मतलब अभी से वो कहीं ना कहीं सक्रिय रूप में दिखाई देने लगी और उसने अपना अभी काम शुरू कर दिया है। जहाँ अभी दूसरी पार्टियां से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की मतलब वो भी एक असमंजस की स्थिति के साथ हैं। वहाँ देखिए, संगठन के मामले में BJP का कोई दूसरा मुकाबला नहीं हो सकता। पन्ना प्रमुख से लेके भी टॉप लीडरशिप, वो हमेशा इलेक्शन बोर्ड में रहते हैं, जो बाकी पार्टियों का ये होता है इलेक्शन के लास्ट मोमेंट तक वो कहीं दिखते नहीं, और जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तब एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो जाता है। पिछले आपने गठबंधन में देखा, वो जब SP और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो लास्ट मोमेंट पर हुआ। पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं भी समाजवादी पार्टी को कोसती रही कि भी 15 साल UP बेहाल, तो बस मैंने कई जगह देखा कि भी वहाँ कांग्रेस का भी लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी का भी लड़ रहा था, क्योंकि वो लोग पहले से तैयारी करते हैं। और एन वक्त पर मान लीजिए यही हालत इस गठबंधन की भी होने वाली है कि देखिए, समाजवादी पार्टी का जनाधार एक्चुअल में सभी उसमें है उत्तर प्रदेश में। जब मान लीजिए अभी 38 सीट पे वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, उसका वर्कर, वो कहाँ जाएगा ये खुद डिसाइड करेगा। वो जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे पार पाना कोई आसान काम नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट कहीं जो भी दल होता है उसको करते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके यही निष्कर्ष निकला है कि 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों को तमाम सारे जो है चुनौतियां भी होंगी और बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। अभी राजनीति बहुत अलग तरीके से करवट लेगी। देखना यह होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के इन वक्त पहले क्या कुछ जो है स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन करण के साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया, नई दिल्ली।